नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में, इनसे हमारे कौन कौन से जिले लगे और पड़ोसी राज्यों के भी कौन कौन से जिले हमसे लगे हुए हैं। तो स्थिति विस्तार पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार की। दोस्तों, पेन और कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठिएगा और साथ ही साथ जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं वैसे ही आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाएं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो स्थिति आप देखोगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भारत के केंद्रीय भाग में स्थित है, सेंटर में स्थित है। और पृथ्वी पर हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो अक्षांशीय रेखाओं की तुलना में हम जो भूमध्य रेखा है इसकी तुलना में हम उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी रेखाओं में आप देखोगे तो हम पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जैसे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है वैसे ही मध्य प्रदेश भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। स्वाभाविक सी बात है कि जहां भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उसी में हमारा मध्य प्रदेश है, तो हमारा मध्य प्रदेश की जो स्थिति है ये भी क्या होगी, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हमारी स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। विस्तार आप देखोगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का विस्तार जो है ये प्रारंभ होता है यहां से, जहां से ये प्रारंभ होता है मध्य प्रदेश का विस्तार। ये यहाँ पर लास्ट जो जिला पड़ता है ये है बुरहानपुर। याद रखिएगा, ये बुरहानपुर से यहां से हमारा मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि प्रारंभ होती है और यहीं से ये एक अक्षांश रेखा गुजरती है। ये अक्षांश रेखा है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। यहीं से 21 डिग्री 6 मिनट से यहीं से हमारा अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है, जो कि ये फैला हुआ है यहां तक। ये यहां पर हमारा लास्ट जो जिला पड़ता है ये है मुरैना। ये मुरैना तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है और यहां से जो ये अक्षांशीय रेखा गुजर रही है ये अक्षांशीय रेखा है 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, उत्तर अक्षांश। याद रखिएगा, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश तक हमारा मध्य प्रदेश फैला हुआ है। तो ये तो था हमारा अक्षांशीय विस्तार 21/6 से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर आप देखोगे हमारा खड़ा विस्तार यानी कि देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार में आप देखोगे तो यहां से हमारी जो मुख्य भूमि है खड़े विस्तार की ये यहां से प्रारंभ होती है। यहां पर एक हमारा अंतिम जिला पड़ता है अलीराजपुर। यह है अलीराजपुर और इस अलीराजपुर से यहीं से हमारा देशांतरी विस्तार प्रारंभ होता है और यहां से जो ये देशांतर रेखा गुजरती है ये देशांतर रेखा है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से हमारा देशांतरी विस्तार प्रारंभ होता है, जो कि ये यहां तक हमारा ये खड़ा विस्तार ये फैला हुआ है। यहां पर अंतिम जो जिला आता है ये आता है सिंगरौली। याद रखिएगा, ये सिंगरौली तक हमारा देशांतरी विस्तार फैला हुआ है। सिंगरौली तक ये हमारा देशांतरी विस्तार फैला हुआ है। यहां से सिंगरौली से यहां से अंतिम जो हमारी देशांतर रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, यह देशांतर रेखा है, याद रखिएगा, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो 82 डिग्री 48 मिनट तक हमारा देशांतरी विस्तार फैला हुआ है। तो ये हमने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा आप कि जो ये सिंगरौली है, यही सिंगरौली से एकमात्र ऐसा जिला है यहीं से एक हमारी यहां से एक देशांतर रेखा गुजरती है। ये देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जो कि भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। प्रश्न आता है भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिले से गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से ये गुजरती है। तो ये जो 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, इसी समय रेखा से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये 82.5 डिग्री से गुजरती है। अब आप एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि जो पश्चिम से ये पूर्वी जो हमारा देशांतरी विस्तार है, तो पश्चिम से पूर्व के बीच में यहाँ पर टोटल लगभग याद रखिएगा 8.5 डिग्री का अंतर है।
याद रखिएगा 8.5 डिग्री का अंतर है। पश्चिम से लेकर पूर्वी छोर तक मध्य प्रदेश के पश्चिम से पूर्वी छोर के बीच में 8.5 डिग्री का अंतर है। 74 से प्रारंभ हो रहा है, तो 74 से कहां तक है, 82-48 तक। तो 82-48 में से आप 74-9 को आप माइनस कर लोगे तो लगभग हमारा जो बीच का जो एरिया है वो कितने डिग्री का अंतर है, तो 8.5 डिग्री का अंतर इस बीच के एरिया में है। तो 8.5 डिग्री का अंतर है। तो यहां पर कभी कभी प्रश्न ऐसा एग्जाम में आता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कितने समय का अंतर है। याद रखिएगा कितने समय का, समय पूछा जाता है। तो समय आप कैसे निकालोगे, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। याद रखिएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो यहां पर तो कितने डिग्री का अंतर है, याद रखिएगा 8 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 8 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 8 डिग्री बराबर तो ये 32 मिनट हो गया। अब आधा डिग्री ये है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो आधा डिग्री बराबर कितना होगा, 2। तो ये 2 मिनट भी आप जोड़ दोगे तो टोटल कितना मिनट आ जाएगा आपका, 34 मिनट आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर में 34 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा 34 मिनट का अंतर होता है। साथियों, यदि आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से पढ़ना है, इनको समझना है, तो मेरा इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट भारत की स्थिति एवं विस्तार को आप जरूर पढ़ ले। आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट भारत की स्थिति विस्तार आपको मिल जाएगा। वहां से आप अक्षांश और देशांतर को विस्तार से पढ़ सकते हो, कैसे 4 मिनट का अंतर आता है, ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो देखा हमने अक्षांश देशांतर के बारे में। इसी में एक रेखा और याद रखिएगा, एक रेखा है जो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये रेखा है कर्क रेखा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये जो कर्क रेखा है, याद रखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से ये कर्क रेखा गुजरती है, और ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले से गुजरती है। याद रखिएगा कुल 14 जिले से ये कर्क रेखा गुजरती है, और जबकि जो ये मानक समय रेखा है, ये मात्र एक सिंगरौली जिले से गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन से 14 जिले से ये कर्क रेखा गुजरती है, इनको मैं आगे मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में बता दूंगा। तो साथियों, यहां तक याद रखिएगा। तो आगे पढ़ने से पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, इसी में आगे और क्या क्या इसमें विशेष आपको याद रखना है, देखते हैं आगे। आगे और क्या क्या यहां से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, तो समझिएगा इसको जरा। आप देखोगे कि ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणी लंबाई, मध्य प्रदेश की उत्तर से जो दक्षिणी ऊपर से नीचे की जो ये लंबाई है, याद रखिएगा ये है 605 किलोमीटर। कितनी है, याद रखिएगा 605 किलोमीटर ये ऊपर से नीचे की लंबाई है। जबकि इधर पश्चिम से पूर्वी जो चौड़ाई है मध्य प्रदेश की, ये पश्चिम से पूर्वी, इधर से पश्चिम से जो पूर्वी जो चौड़ाई है मध्य प्रदेश की, ये है 870 किलोमीटर। कितनी है, याद रखिएगा 870 किलोमीटर। ऊपर से नीचे की जो लंबाई है ये है 605 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्वी जो लंबाई है ये है, याद रखिएगा 870 किलोमीटर। लेकिन अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें, अविभाजित मध्य प्रदेश यानी कि 2000 से पहले जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब आप ऊपर से नीचे की जो लंबाई आप देखोगे, तो ऊपर से नीचे की यानी कि यहां पर जब मध्य प्रदेश से इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ लगा हुआ था, इस प्रकार से आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ भी जब मध्य प्रदेश से लगा हुआ था, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश की ऊपर से नीचे की जो लंबाई आप देखोगे, तो ये ऊपर से जो नीचे की जो कुल लंबाई थी, याद रखिएगा ये थी 996 किलोमीटर। याद रखिएगा कितनी थी, 996 किलोमीटर। ये मैं अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। कब की, अविभाजित मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिणी लंबाई तो 996 किलोमीटर थी। जबकि इधर पश्चिम से जो पूर्वी चौड़ाई आप देखोगे, ये यहां तक 870 किलोमीटर है वर्तमान में। लेकिन जब इधर छत्तीसगढ़ भी जब मध्य प्रदेश में शामिल था, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें,
तो ये जो कुल लंबाई हो जाएगी, ये कुल लंबाई थी 1127 किलोमीटर। 1127 किलोमीटर कब की बात कर रहे हैं हम? अविभाजित मध्य प्रदेश की, अविभाजित मध्य प्रदेश की। तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब पश्चिम से पूर्वी जो चौड़ाई थी वो 1127 थी और ऊपर से नीचे की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 996। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 605 और पश्चिम से पूर्वी चौड़ाई कितनी है? 870 किलोमीटर। उम्मीद है कि आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप देखोगे तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में एमपी का क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण भारत का, जो संपूर्ण भारत का, याद रखिएगा, संपूर्ण भारत का 9.38% है। 9.38%, यानी कि जो ओवरऑल भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो 100% क्षेत्रफल है उसमें से मध्य प्रदेश का 9.38% क्षेत्रफल है। लेकिन यदि हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें, यानी कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था ये याद रखिएगा 446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, कितना था? 446 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम था, लेकिन वर्तमान में हमारा जो मध्य प्रदेश है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। तो साथियों ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो आइए आगे हम समझते हैं इस पॉलिटिकल मैप में कि हमारे कौन कौन से जिले और पड़ोसी राज्यों से लगे हैं, कहां से कहां तक हमारी सीमा पड़ोसी राज्यों से बनाती है। तो समझते हैं इस मैप की सहायता से। तो साथियों आप अपनी कॉपी में इस मैप को बार बार बनाकर और उसमें इन जिलों को प्रदर्शित करके बार बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपको ये पॉलिटिकल मैप याद नहीं होगा तब तक आगे की एमपी आपको अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। तो यदि आपको एमपी को अच्छे से समझना है तो इस नक्शे की कॉपी पर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको ये सारे जिले याद हो जाए कहां पर किसके पड़ोस में हमारा कौन सा जिला स्थित है। तो देखते हैं आगे हम कि हमारे कौन कौन से पड़ोसी राज्य है और इनसे हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि हमारा जो उत्तरी जिला है, याद रखिएगा जो हमारा उत्तरी जिला है ये है मुरैना। ये मुरैना हमारा उत्तरी जिला है। और जो सबसे दक्षिणी जिला है याद रखिएगा ये बुरहानपुर हमारा सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे लास्ट में जिला है बुरहानपुर। और सबसे पश्चिमी जिला आप देखोगे तो ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। याद रखिएगा बुरहानपुर अलीराजपुर, ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे ये लास्ट का अंतिम जिला है जो कि पश्चिमी जिला कहलाता है। फिर इधर आप देखोगे ये सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। ठीक है, और मध्य जिले की बात करें सबसे सेंटर में, तो मध्य प्रदेश का सबसे जो सेंटर वाला जिला है मध्य जिला है। याद रखिएगा ये सागर याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का मध्य जिला है। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश का मध्य जिला है। तो ये तो हमने बात की बेसिक जानकारी। और यहीं पर एक बात और याद रखना है कि पृथ्वी का जो देखो मध्य प्रदेश का जो केंद्र है ये तो सागर है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी का केंद्र याद रखिएगा पृथ्वी का जो केंद्र है ये है उज्जैन का मंगलनाथ। याद रखिएगा उज्जैन का मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर ये पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। फिर यदि आपसे पूछा जाए कि अखंड भारत का केंद्र, अखंड भारत की बात करें तो अखंड भारत का जो केंद्र है, तो अखंड भारत का केंद्र याद रखिएगा ये जो बैतूल है, ये बैतूल का बरसाली अखंड भारत का केंद्र कहलाता है। याद रखिएगा अखंड भारत का केंद्र बैतूल का बरसाली कहलाता है। बैतूल का बरसाली, ठीक है, बैतूल का जो बरसाली है एक स्थान है बरसाली, ये अखंड भारत का केंद्र कहलाता है। अखंड भारत यानी कि हमारा वो भारत जिससे कई देश अलग हुए हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत से अलग हुए। तो इन वे सारे देश जो भारत से अलग हुए उन सबको यदि हम मिला दें
तो ये हमारा एक अखंड भारत बनता है। और उस अखंड भारत का जो केंद्र है याद रखिएगा बैतूल का बरसाली है। ठीक है, यही हम बात करें कि अविभाजित भारत का, अविभाजित भारत का केंद्र की अगर हम बात करें तो अविभाजित भारत का केंद्र याद रखिएगा ये जो कटनी है, ये यहां पर ये कटनी है। अविभाजित भारत का केंद्र ये जो कटनी है, और कटनी में भी एक स्थान आता है याद रखिएगा करौंदी। कटनी का एक स्थान आता है करौंदी। ये जो करौंदी है ये अविभाजित भारत का केंद्र माना जाता है। और वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान जो अभी हमारा जो भारत का स्वरूप है, इस वर्तमान भारत का केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा यह है विदिशा। वर्तमान भारत का जो केंद्र है याद रखिएगा क्या है, विदिशा है। ठीक है, ये विदिशा वर्तमान भारत का केंद्र है। उम्मीद है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अविभाजित भारत का मतलब यह है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में शामिल थे, तो अगर भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश को शामिल कर ले तो भारत का जो केंद्र है वो कहां पर स्थित होता है, कटनी के करौंदी में ये केंद्र बनता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलो, तो आगे हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो हमारे जो पड़ोसी राज्य है, इधर उत्तर में हमारा जो पड़ोसी राज्य है ये है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, ये हमारे उत्तर की ओर से उत्तर प्रदेश हमसे लगा हुआ है। और इस उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से हमारे कुल 14 जिले लगते हैं। याद रखिएगा हमारे कुल 14 जिले है जो कि उत्तर प्रदेश से लगते हैं। देखिएगा कौन कौन से 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है ये मुरैना से होती है, और कहां तक है ये, सिंगरौली तक। तो मुरैना से सिंगरौली तक यूपी से 14 जिले हमारे लगते हैं। कौन कौन से 14 जिले ये लगते हैं तो याद रखिएगा मुरैना, भिंड, दतिया लगता है, शिवपुरी, अशोकनगर, इधर से सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, और रीवा के बाद आप देखोगे ये सीधी सिंगरौली, और यहां से ये लगता है सीधी। याद रखिएगा सीधी की बहुत कम सीमा यूपी से लगती है। तो ये 14 जिले हैं जो यूपी से लगते हैं। कौन कौन से 14 याद रखिएगा, मुरैना 1, भिंड 2, दतिया 3, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, इधर टीकमगढ़ 7, निवाड़ी 8, और छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12, सीधी 13 और सिंगरौली 14। तो ये 14 जिले हैं जो यूपी की सीमा से लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से, इधर हमारा मध्य प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है इधर छत्तीसगढ़ पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य पड़ता है, शॉर्टकट में लिखा मैंने सीजी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की सीमा याद रखिएगा सिंगरौली से प्रारंभ हो जाती है, और ये बालाघाट तक की जो हमारी सीमा है ये छत्तीसगढ़ से लगी है। छत्तीसगढ़ से कुल हमारे 6 जिले लगते हैं। याद रखिएगा 6 जिले हमारे छत्तीसगढ़ से लगते हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं तो सिंगरौली, शहडोल, इधर से सीधी, अनूपपुर लगा हुआ है, डिंडोरी और बालाघाट। तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट ये 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। फिर बालाघाट से ही याद रखिएगा ये बालाघाट से ही सीमा प्रारंभ हो जाती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र से हमारी जो सीमा लगी हुई है बालाघाट से लेकर याद रखिएगा ये अलीराजपुर तक, अलीराजपुर तक, यहां तक अलीराजपुर तक महाराष्ट्र लगा हुआ है हमसे। और महाराष्ट्र से याद रखिएगा कितने जिले लगे हैं तो 9 जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। 9 जिले कौन कौन से हैं, बालाघाट, इधर लगा है ये सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ठीक है, तो ये 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। फिर इधर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात से कुल 2 जिले हमारे लगते हैं। गुजरात से याद रखिएगा 2 जिले लगते हैं। गुजरात की जो सीमा प्रारंभ होती है याद रखिएगा ये झाबुआ से होती है, झाबुआ से लेकर अलीराजपुर तक। याद रखिएगा ये झाबुआ से लेकर अलीराजपुर तक की जो ये हमारी सीमा है ये गुजरात से लगती है। फिर झाबुआ से ही प्रारंभ हो जाती है सीमा राजस्थान की, तो झाबुआ से ही राजस्थान लगा हुआ है जो कि ये मुरैना तक लगता है। तो आप देखोगे कि जो राजस्थान से
हमारे टोटल 10 जिले लगते हैं। 10 जिले राजस्थान से हमारे लगते हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं? तो मुरैना, श्योपुर, इधर आप देखोगे शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, फिर ये रतलाम, मंदसौर, नीमच, और यहां से आप देखोगे ये झाबुआ। तो याद रखिएगा ये 10 जिले हैं जो कि राजस्थान से लगे हुए हैं। अब इसमें आपसे और क्या क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो दो दो राज्य से लगे हुए हैं। तो टोटल 7 जिले हैं, याद रखिएगा, टोटल 7 जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा से लगे हैं। 2 राज्यों की सीमा से लगे हैं, याद रखिएगा, 2 राज्य की सीमा से लगे हुए कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? आप देखोगे ये मुरैना इधर राजस्थान से लगा है और इधर यूपी से। शिवपुरी इधर राजस्थान से लगा और इधर से ये यूपी से लगा, तो ये हो गए 2 जिले। फिर आप देखोगे इधर सीधी और सिंगरौली, ये दोनों इधर ऊपर यूपी से लगे हैं और इधर छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 जिले। फिर बालाघाट ये 5वां, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ है। फिर अलीराजपुर 6वां जिला, जो कि इधर आप देखोगे गुजरात से भी लगा है अलीराजपुर, और इधर नीचे से ये महाराष्ट्र से भी लगा है। फिर झाबुआ 7वां जिला, जो कि ऊपर की ओर ये राजस्थान से लगा है और नीचे की ओर ये गुजरात से लगा है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान की सीमा से झाबुआ लगा है और गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से अलीराजपुर लगा है। तो ये 7 जिले जो 2-2 राज्य की सीमा से लगे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो कुल जिले की संख्या है, ये टोटल कुल जिले की संख्या है 52। इन 52 जिले में से 34 ऐसे जिले जो हमारे अंतिम जो सीमा है, सीमा से लगे हैं। तो इन 52 जिले में जो सीमावर्ती जिले हैं, जो सीमा से लगे हुए हैं, सीमावर्ती जिलों की संख्या याद रखिएगा 34 है। और बाकी के जो बीच में जो जिले जो बचते हैं, जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगते हैं, वो जिले हैं, याद रखिएगा, उन्हें हम भू आवेष्टित जिले कहते हैं। भू आवेष्टित जिले कहते हैं। जो भू आवेष्टित जिले हैं, तो देखो 52 कुल जिले हैं, जिसमें से सीमावर्ती जिले कितने हो गए? 34। तो 52 में से 34 कम कर दोगे तो बाकी के जो 18 जिले बचेंगे, ये 18 जिले बीच के ऐसे जिले हैं जिन्हें हम भू आवेष्टित जिले कहते हैं, लैंडलॉक्ड जिले कहते हैं, जो किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी समझ आ गई होगी। साथियों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आगे हम इसमें देखेंगे। साथियों, इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है, इसमें से जो कर्क रेखा है, ये मध्य प्रदेश के 14 जिले से गुजरती है। ये जो 14 जिले से कर्क रेखा गुजरती है, ये 14 जिले कौन कौन से हैं याद रखिएगा। ये 14 जिले हैं। एक है इसमें ये रतलाम से ये कर्क रेखा प्रारंभ होती है, तो आप याद रखना ये रतलाम जाती है। रतलाम से उज्जैन के बाद में ये आगरमालवा से राजगढ़, सीहोर, भोपाल, आप देखोगे भोपाल, आगे रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह होते हुए ये प्रवेश करती है जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, तो ये इन कुल 14 जिले से ये कर्क रेखा गुजरती है। 14 जिले कौन कौन से हैं याद रखिएगा। रतलाम 1, उज्जैन 2, आगरमालवा 3, राजगढ़ 4, सीहोर 5, भोपाल 6, विदिशा 7, रायसेन 8, सागर 9, दमोह 10, जबलपुर 11, कटनी 12, उमरिया 13 और शहडोल 14। तो इन 14 जिले से ये कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, शाजापुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि पहले शाजापुर से ही गुजरती थी, लेकिन जब आगरमालवा शाजापुर से अलग हो जाता है, तो जो कर्क रेखा गुजरती है वो केवल आगरमालवा वाले क्षेत्र से ही गुजरती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी ये मैंने आपको बताई साथियों। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे जिले हैं, हमारा जो पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 पड़ोसी राज्य हमारे, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो इन पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले हमारी सीमा से लगते हैं, तो आगे इनको भी देखते हैं। तो साथियों, आगे आप देखोगे कि हमारे पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले हमारे सीमा से लगे हुए हैं। तो देखिएगा जरा आगे, ये जो यूपी है, यूपी के कुल 13 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। याद रखिएगा, यूपी के 13 जिले हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ये 13 जिले कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे
आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र और चित्रकूट। ये 13 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश की हमारी सीमा से लगते हैं। फिर आप देखोगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, इसके बाद में कबीरधाम, बलरामपुर, राजनांदगांव और सूरजपुर। ये 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं याद रखिएगा, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव। ठीक है, तो ये 7 जिले हमारे मध्य प्रदेश से लगते हैं। फिर आप देखोगे महाराष्ट्र के कुल 9 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले हमारी सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं, भुसावल, धुले, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्डाना, जलगांव, गोंदिया और नंदुरबार। ये 9 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। फिर वहीं आप देखोगे गुजरात, तो गुजरात के 2 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं। 2 जिले हैं, ये याद रखिएगा, एक है दाहोद और दूसरा है छोटा उदयपुर। ठीक है, याद रखिएगा, दाहोद और छोटा उदयपुर, ये 2 जिले हैं जो हमारी मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। यहाँ पर आपको कहीं कहीं बुकों में बड़ोदरा दिया हुआ मिलेगा, तो याद रखिएगा बड़ोदरा पहले मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो छोटा उदयपुर बड़ोदरा से अलग होकर नया जिला गठित हो गया है। तो अब बड़ोदरा मध्य प्रदेश से नहीं लगता है, बड़ोदरा से अलग होकर जो ये छोटा उदयपुर जिला बना है ये हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे राजस्थान, तो राजस्थान के कुल 10 जिले हैं जो हमारे एमपी की सीमा से लगते हैं। ये 10 जिले कौन कौन से हैं तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। याद रखिएगा ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से 10 जिले हैं तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। ठीक है, तो ये 10 जिले हमारी एमपी की सीमा से लगते हैं। तो साथियों कि हमारे जो जिले पड़ोसी राज्यों से लगते हैं तो ये तो याद रखना ही, लेकिन साथ ही साथ इन राज्यों के जिले भी कौन कौन से हमसे लगते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो 14 जिले थे जो यूपी से लगे थे, जबकि यूपी के 13 जिले हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से लगते हैं। वहीं आप देखोगे छत्तीसगढ़ से हमारे 6 जिले लगे थे। याद रखिएगा हमारे 6 जिले छत्तीसगढ़ से लगे थे, जबकि छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा 7 जिले हमारे मध्य प्रदेश से लगते हैं। फिर महाराष्ट्र से आप देखोगे तो महाराष्ट्र से हमारे 9 जिले लगे थे, 9 जिले लगे थे, जबकि महाराष्ट्र के भी हमारे मध्य प्रदेश से कितने जिले लगे हैं 9 जिले। वहीं आप गुजरात से देखोगे तो गुजरात से हमारे 2 जिले लगे थे, तो गुजरात के भी हमसे कितने जिले लगे हैं याद रखिएगा 2 जिले हमसे लगे हुए हैं गुजरात के भी। इधर राजस्थान से आप देखोगे तो राजस्थान के हमारे हमसे कितने जिले लगे हुए हैं याद रखिएगा 10 जिले हैं राजस्थान के जो हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के भी 10 जिले थे जो राजस्थान की सीमा से लगे थे। तो उम्मीद है कि साथियों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों इसके बाद आगे की जो जानकारी है उसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।